तो देखिए शुरुआत करते हैं यूथ कंपटीशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है हमारा पहला कि जिसमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस की प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है। रेसिस्टेंस है हमारे पास जो इसमें दे चुके हैं। रेसिस्टेंस कितना दे रखा है उसने भाई, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 मेगा ओम 5 ओम का, कितना 5 ओम का। और जेड इम्पिडेंस दिया हुआ है, क्या जेड इम्पिडेंस दिया हुआ है, जेड इम्पिडेंस है 10 माइनस का J30, कितना है J30। तो हमें सी की वैल्यू बतानी है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, फ्रीक्वेंसी की 1 मेगा हर्ट्ज की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का जेड बराबर इंडक्टर वाली फॉर्म के साथ 1 का आर प्लस का 1 का जे एक्स सी, कितना लिख सकता हूँ 1 का जे एक्स सी। तो 1 का जेड यूं ही लिखो, बराबर में इसे कितना लिख सकता हूँ 1 का आर और 1 का जेड एक्स सी। तो 1 देखो मैं इसे कितना लिख दूँ, टोटल इम्पिडेंस मेरे पास कितना 1 जेड के लिए टोटल इम्पिडेंस आता है 10 माइनस का J30। ये मेरे पास टोटल है, इसकी फॉर्म लिखेंगे कंजुगेटिंग तो 10 प्लस का J30। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस का J30। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 का जेड बराबर ऊपर कितना लिख सकता हूँ J प्लस का 10 प्लस का J30, नीचे कितना लिख सकता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा 100 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि J स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 90 100। आगे देखो 1 का जेड बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं 10 प्लस का J30 और अपॉन कितना लिख सकता हूँ मैं इसे 1000। तो 1000 मैंने लिख दिया। देखो 1 का जेड जब मैं इसको लिखूंगा 1 का जेड बराबर लिखूंगा 1 का कितना लिख सकता हूँ मैं 10 का 100 प्लस J30 और अपॉन इसको कितना लिख दूँ 1000। तो देखो ये मेरे पास होगी आर की वैल्यू, ये है मेरे पास 1/r की वैल्यू, ये है मेरे पास 1/JXC की वैल्यू। किसकी वैल्यू है 1 का JXC की वैल्यू। देखिए तो ये मेरे पास कितना हो गया, आर बराबर तो हो गया यहाँ से 100 और 1 का JXC की वैल्यू कितनी हो गई J30 और अपॉन का 1 2 3 ये लगा। अब आगे देखिए जैसे जे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मुझे फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो JXC, तो JXC की वैल्यू कितनी होगी 1000। मैं लिख सकता हूँ ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये ऐसी लिखिए। देखिए आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 1 का 2πfc लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 1 का 2πfc। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2πfc बराबर कितना लिख सकता हूँ 1 का xc। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 का xc लिख सकता हूँ। तो 1 का और 1/xc की वैल्यू देखो xc, तो मैं इसे कितना लिख दूं, इसे 1 का 2π, फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे रखी है तो 1 का JXC की वैल्यू कितनी है 30 का 100, कितनी है 30 का 100, कितनी है 1 का 100। या फिर मैं देखो JXC है तो मैं इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 30 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे के मान लीजिए मैंने जीरो ऊपर कन्वर्ट करिए तो 10 टू की पावर माइनस का 3, तो 1 का 2πfc। तो 2πfc की वैल्यू कितनी बैठेगी 1 का xc बराबर कितनी बैठ सकती है उसके इतने। जरा देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ 2 इंटू 20/7 22 और इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 1 इंटू 10 टू की पावर 6, सी की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3। चलो देखो सी तो मेरे पास है ही, तो सी बराबर कितना रख सकता हूँ 30 और इंटू 10 टू की पावर माइनस का 3। इसको देखो इसके नीचे लिखूंगा तो ऊपर ले जाऊंगा 10 टू की पावर माइनस का 9, क्योंकि ये तो नीचे जाना ही जाना। तो अपॉन देखो अब मैं 22 को नीचे ले इसको 22 को इसमें गुणा करूंगा तो 22 में डिवाइड कर जाएगा, इंटू 2 भी डिवाइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा 7, क्योंकि 22 के नीचे आएगा। चलो देखो अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 से काट लीजिए कितना हो गया 15, 7 से काट लीजिए 7 और ऐसे कर लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी में इसको लिख सकता हूँ 14 और बटे 3, 3 से कर सकता हूँ मैं इसको 3 पंजे 15 समथिंग में, तो 5 गुणा इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक जीरो मेरे पास थी तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5, लगभग मैं 5 पिको फैरेड, कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 5 पिको फैरेड के समथिंग में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 5, देखो 10 की पावर 9 6 रहेगा, कितना रहेगा 6, तो ये हो गया मेरे पास 9।
तो मैं इसे कर सकता हूँ नैनो पिको फैरड। कितना कर सकता हूँ इसे? 5 नैनो पिको फैरड। समथिंग में देखना उत्तर कौन सा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सवाल दिया हुआ है कि एक साइन वेव है, साइन वेव है जो हमारे पास है 42.42 साइन 628/t। तो सवाल में दिया हुआ है हमें क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसी की आरएमएस वैल्यू बतानी है। आरएमएस वैल्यू बतानी है किसकी? फ्रीक्वेंसी की आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम कैसे? देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए। ओमेगा टी की वैल्यू ये रखी मेरे पास। तो ओमेगा टी बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? 628/t। और भी कुछ पूछा है सवाल में, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की आरएमएस वैल्यू बतानी है। आवृत्ति की आरएमएस वैल्यू। तो पहले तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा टी बराबर मैं लिख सकता हूँ 2πf इंटू टी बराबर 628। टी से टी कैंसिल आउट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2π f बराबर 628। और मैं यहाँ से f बराबर लिख सकता हूँ 1/2π और इंटू 628। या फिर मैं इसको इतना लिख सकता हूँ 628 और इंटू 7 नीचे 22 ऊपर 22 नीचे और इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 2। दिक्कत कुछ? अब देखिए जरा, मुझे यहाँ से यहाँ इसको हल करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। मुझे निकालनी है इसकी आरएमएस वैल्यू। तो मेरे पास वी एम, ये फॉर्म है वी एम की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वी बराबर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? वी एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ से वी एम मुझे कितना मिलेगा? वी एम मिलेगा 42.42। तो मैं यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू लिखूंगा। तो वी आर एम एस कितना होता है किसी भी साइन वेव के लिए? वी आर एम एस जो होता है वी एम बाई रूट 2 होता है। ये होता है हमारे पास वी आर एम एस। और किसी भी साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू होती है 2Vm/पाई। यदि कहे कि हाफ वेव के लिए, किसके लिए? हाफ वेव के लिए जो आर एम एस वैल्यू होती है वह होती है Vm/2। और हाफ वेव के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है वह होती है Vm/पाई। Vm/y। इसीलिए यदि बूझे कि ट्रायंगुलर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होती है तो वह होती है Vm/√3। कितनी होती है? Vm/√3। चलो आगे देखिए, वी आर एम एस की वैल्यू निकालनी है। तो वी आर एम एस में मैं कितना लिख सकता हूँ? मैं 42.42 और बटे कितना कर सकता हूँ? 1.4। 1 पॉइंट कितना होता है? 1.414। 1.414। अब जरा देखिए, क्या ये इससे दुगना नहीं है? क्या यह इससे दुगना नहीं है? तो मैं जब इसमें भाग दूंगा तो ध्यान से देखिए कितनी बार जाएगा? 14×42, लगभग में समथिंग में 30 बार। तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी? 30 एम्पियर। कितनी होती है? 30। अभी ऐसी लिख लीजिए, कितनी होती है? 30 होती है। सवाल में पूछा गया है कि फ्रिक्वेंसी बतानी है। हमें क्या बतानी है? फ्रिक्वेंसी बतानी है। ये होती है आरएमएस की वैल्यू। तो जरा फ्रिक्वेंसी देखिए, 628 निकल गया। तो फ्रिक्वेंसी कितना निकालेंगे हम? 2π। तो चलो देखो, मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ इसको, 7 ना करके यहाँ पर देखो कि मैंने ये पाई नीचे आएगा, नीचे है मेरे पास, तो पाई की वैल्यू लिख सकता हूँ 3.14। अब जरा ध्यान से देखिए, दशमलव हटा दूं, मैं ऊपर 2 जीरो बढ़ा दूं, 314 का दुगना दिखाई दे रहा है। ये दुगना है क्या? 2 से काट सकता हूँ मैं इसको 11 बार। 2 से इसको कितना काट सकता हूँ? समथिंग में 11 बार काट सकता हूँ। 314 तो 2 ऊपर 100 कर सकता हूँ मैं 100। तो 22 से हटाओ, 22 को हटाइए, 22 तो ऐसा लगिए 22 कितना लिख सकता हूँ मैं? इसको नीचे लेके आऊंगा जब, तो 2 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ? 3.14। दशमलव हटाया 100 होगा। इससे ये 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एफ बराबर कितना हो गया? 100 हर्ट्ज। ये है मेरे पास आरएमएस फ्रीक्वेंसी की, आरएमएस की फ्रीक्वेंसी। और ये है मेरे पास आरएमएस वैल्यू। एवरेज वैल्यू, यदि इसी की ही एवरेज वैल्यू पूछता कि बताइए इस साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए हमेशा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है, तो कितना लिख देता मैं सर? 2Vm/पाई। तो 2 और इंटू Vm की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो Vm की वैल्यू है मेरे पास 42.42 और बटे ये कितनी है मेरे पास?
1 4। तो जब इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी वी एवरेज की। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, यूथ कंपटीशन का ही है, अल्टरनेटिंग करंट में सवाल है 18। तो 18वें नंबर के सवाल में पूछा गया है कि फॉर्म फैक्टर क्या होगा। क्या होगा? फॉर्म फैक्टर। क्या पूछा गया है? फॉर्म फैक्टर। तो देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लिखते कैसे हैं, बस इतना ध्यान रखिए, ऊपर क्या आ रहा है आर एम, तो मैं इसे लिख सकता हूं आर एम एस वैल्यू, किसी के लिए भी आर एम एस वैल्यू आर अपॉन एवरेज वैल्यू। कितना लिख सकता हूं मैं इसको? एवरेज वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू और अपॉन का एवरेज वैल्यू क्या दिखाता है? फॉर्म फैक्टर को दिखाता है। किसी भी साइकिल के लिए फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है आर एम एस, फॉर्म में देखो क्या आ रहा है आर एम आ रहा, तो बस इतना ध्यान रखो, ऊपर आर एम एस लिखना, नीचे एवरेज वैल्यू लिखनी है। तो आर एम एस और अपॉन का एवरेज वैल्यू देखिए, यदि मैं साइन वेव के लिए रखता हूँ, किसके लिए? साइन वेव के लिए। साइन वेव के लिए आर एम एस जो वैल्यू होती है वह होती है वी एम अपॉन, कितनी होती है? वी एम अपॉन का √2, और अपॉन एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 2vm अपॉन का पाई। कितनी होती है? 2vm अपॉन का पाई। बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करिए, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ vm इंटू पाई, और अपॉन में इसे लिख सकता हूँ √2 और इंटू 2vm। तो vm से vm कैंसिल आउट, तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसे? पाई। कितना लिख सकता हूँ इसको? पाई बाई 2√2 लिख सकता हूँ इसको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो देखो आगे, तो कितना हो गया? पाई अपॉन का 2√2। तो देखो पाई के लिए वैल्यू लिखूंगा मैं 22/7 और इंटू 2 गुणा √2। 2 से काट सकता हूँ मैं इसको 11, 11 बार 7, देखो मेरे पास है 11 बटे कितना हो जाएगा? 7√2। तो जब मैं इसको काटूंगा तो आंसर आएगा 1.1 समथिंग में आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 3/2 करके। देखिए ये होती है मेरे पास साइन वेव के लिए। साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वह होता है 1.11। यदि ये दिया है साइन वेव के लिए, किसके लिए दिया है? साइन वेव फुल वेव के लिए। यदि वो पूछे कि बताइए किसके लिए पूछे है, यदि वह हाफ वेव के लिए पूछेगा, एक फुल वेव के लिए पूछेगा, ये है साइन वेव फुल वेव के लिए। यदि वो कहता है कि बताइए हाफ वेव के लिए, किसके लिए? हाफ वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.57। यदि वो रेक्टेंगुलर के लिए पूछता है, किसके लिए? रेक्टेंगुलर, मैंने लिखा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर के लिए 1 होती है। स्क्वायर के लिए पूछता है कि बताइए स्क्वायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। यदि वह पूछता है ट्राइंगुलर के लिए, ट्राइंगुलर के लिए पूछता है तो वह होती है 0.257 समथिंग में। कितनी होती है? 0.282। कितनी होती है? 0.282 की समथिंग में होती है। तो ये होती है हमारे पास फॉर्म फैक्टर के लिए। साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1.1, हाफ वेव के लिए 1.57, रेक्टेंगुलर के लिए 1, स्क्वायर के लिए 1 होता है, ट्राइंगुलर के लिए होता है 0.282। यदि पूछे यहीं से क्या रिपल फैक्टर कितना होता है, यहीं से पूछ ले कि रिपल फैक्टर क्या होता है, तो रिपल फैक्टर के लिए फार्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर और माइनस का 1। ये होता है हमारे पास रिपल फैक्टर का फार्मूला। और रिपल फैक्टर किसी भी हाफ वेव या फुल वेव में क्या दिखाता है? स्मूथनेस को दिखाता है। वेव की स्मूथनेस को रिप्रेजेंटेशन देना किस फैक्टर का काम है? तो वह है रिपल फैक्टर का। तो ये होता है वेव रिप्रेजेंटेशन, वेव ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्मूथनेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मूथनेस को रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? रिपल फैक्टर देता है। तो साइन वेव के लिए कितना होता है? 1.11। हाफ वेव के लिए साइन वेव में कितना होता है? 1.57। ट्रायंगुलर वेव के लिए, रेक्टेंगुलर वेव के लिए, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव के लिए कितना होता है? 1, और ट्रायंगुलर वेव के लिए कितना होता है? 0.282 होता है, 0.282 होता है। बाकी रिपल फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर्स का स्क्वायर इंटू √1। और वेव ये किसको दिखाता है? वेव ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्मूथनेस की, हमारी वेव कितनी स्मूथनेस है इसी के मुकाबले जो हमने आउटपुट पर डायोड के द्वारा प्राप्त करी है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 57। तो 57 सवाल है यूथ कंपटीशन के अल्टरनेटिंग करंट का। तो सवाल दिया हुआ है कि 3 हेनरी का इंडक्टर है और पैरेलल में जुड़े हुए कैपेसिटर के साथ उसकी गणना करनी है कैपेसिटर की। 3 हेनरी के इंडक्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है जिसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 4 रेडियन पर सेकंड की है। कितने की है? 4 रेडियन पर सेकंड की। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड की। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 4 रेडियन पर सेकंड की। और इंडक्टर एल की वैल्यू दे रखी है, हमें कैपेसिटर की वैल्यू बतानी है। एल की वैल्यू है 3 हेनरी। कितनी है भाई? 3 हेनरी। पहले ये देखिए कि हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर बराबर में कितना लिख सकता हूँ? 1/2 पाई, और रूट में लिख सकता हूँ एल इंटू सी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का संबंध में एल और सी से निकालना है, तभी मैं निकाल सकता हूँ। तो एफ आर इसका मतलब है मेरे पास एल तो है, सी नहीं है, और मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है। यदि मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालूं तो इसको हल करा जा सकता है। तो देखिए मेरे पास है ओमेगा आर बराबर 4 रेडियन पर सेकंड। तो 4 रेडियन पर सेकंड को मैं कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पर देखो, ओमेगा आर को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ आर। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी? एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इतनी थी, मैंने मान लिया 4 रेडियन पर सेकंड। तो मैं एफ आर बराबर लिख सकता हूँ 4/2 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखियो एफ आर बराबर में कितना लिख दूँ? 4/2 पाई बराबर कितना लिख दूँ? 1/2 पाई, और रूट में रख सकता हूँ एल इंटू सी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। कितना बचा मेरे पास? 4 बराबर में लिख सकता हूँ 1/रूट में एल इंटू सी। एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 की। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 बराबर 1/रूट में 4 और इंटू सी लिख सकता हूँ इसको। इसका यदि मैं वर्ग कर लूँ तो कितना हो जाएगा? नहीं, कितने हेनरी का है? 3 का है, 4 का नहीं भाई, 3 का। तो 4 चौक 16 बराबर कितना हो जाएगा? ये 1/का। यदि मैंने इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा? 3c। कितना होगा? 3c। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 × 48, 48 बराबर 1/c, और c बराबर कितना लिख सकता हूँ? 1/48। ये मेरे पास हो गई c की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, c को आप 1/50 भी कर लीजिए, बात वही है। इसको का हल करोगे तो c की वैल्यू कितनी आती है? 1/48। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 66। सवाल में पूछा गया है कि 1 हेनरी का इंडक्टर है। क्या है? सवाल में वैल्यू दी हुई है कि मिली हेनरी में 1 मिली हेनरी का इंडक्टर है और 75 ओम का इंडक्टर है। 1 मिली हेनरी का कैपेसिटर है। कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 0.01 मिली फेरेड, और 1 मिली हेनरी के इंडक्टर के साथ 75 ओम के कैपेसिटर के साथ वैल्यू दी हुई है। पहले तो ये देखिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। क्वालिटी फैक्टर यदि मैं लिखूं किसके लिए? सीरीज सर्किट के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ XC/C। कितना लिख सकता हूँ मैं? XC वोल्टेज की फॉर्म में लिखिए। देखो मैं कितना लिख सकता हूँ? VC/V। कितना लिख सकता हूँ? VC/V। या फिर मैं लिख सकता हूँ VL/V भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्वालिटी फैक्टर लिख सकता हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ भी लिख सकता हूँ। क्वालिटी फैक्टर लिख सकता हूँ मैं, या फिर सीरीज सर्किट के लिए कितना लिख सकता हूँ मैं? XL/R भी लिख सकता हूँ, या 2 पाई FL भी लिख सकता हूँ, या ओमेगा L/R भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ मैं? ओमेगा L/R। या फिर मैं क्वालिटी फैक्टर लिख सकता हूँ 1/R, और रूट में लिख सकता हूँ L/C। यही चीजें किसके लिए? यही चीजें यदि पैरेलल सर्किट के लिए आए तो क्वालिटी फैक्टर यहीं से लिख सकता हूँ मैं। ये जो मैंने वोल्टेज की फॉर्म लिखी है IC/I लिख सकता हूँ। इसी के लिए लिख सकता हूँ मैं IL/I लिख सकता हूँ। किसके लिए? पैरेलल सर्किट के लिए। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर सेम बनेगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और अपॉन का बैंडविड्थ वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा? XL/R, और क्वालिटी फैक्टर इसके लिए बनेगा। क्वालिटी फैक्टर FR बराबर होता है R इंटू, मैं इसे लिख सकता हूँ C/L। ये होता है मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए पैरेलल सर्किट के साथ। अब सवाल देखिए। सवाल में पूछा गया है
कि क्वालिटी फैक्टर ही बताना है। क्वालिटी फैक्टर मिली हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 0.01, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 0.01 मिली फैरड। कितनी दे रखी है? 0.01 मिली फैरड का है। और तो देखिए क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटर मेरे पास कितने का 0.01 मिली हेनरी का सीरीज सर्किट के साथ पूछा गया है। एल कितना है 1 मिली हेनरी और आर बराबर कितना है 75 मिली हेनरी। तो मैं क्वालिटी फैक्टर लिखूंगा, क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r और रूट में लिख सकता हूँ मैं L/C। तो 1/r की वैल्यू कितनी है 75 और इंटू रूट में L/C। L की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻³ मैं इसको भी इतना ही लिख सकता हूँ 0.01 × 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट। 0.01 को कितना लिख सकता हूँ √100 और √100 को कितना लिख सकता हूँ मैं 10। √100 तो कितना लिख सकता हूँ इसको 10, तो 10 को कितना लिख सकता हूँ मैं 10/75 लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ 10/75 लिख सकता हूँ। देखो ये मेरे पास मिली उसमें है और ये भी मेरे पास किसमें है मिली हेनरी में। तो 1 × 10⁻³ और 0.01 तो इसको लिख सकता हूँ जितना और वो हो गया इतना। बाकी आप इसको हल कर सकते हैं आगे के लिए। तो नेक्स्ट सवाल देखिए। तो सवाल देखिए, सवाल दिया हुआ है अगला ही सर्किट में पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि डीसी सप्लाई अप्लाई करें तो सर्किट में बहने वाली करंट का क्या होगा। यदि इसमें करंट किसको फ्लो करें कि यदि इसमें ये 10 ओम का है, ये रेसिस्टेंस 10 ओम का है, ये रेसिस्टेंस है भाई, इसकी वैल्यू उल्टी कर लीजिए। ये है मेरे पास 10 ओम का, ये मेरे पास है 2 मिली हेनरी का इंडक्टर। इसमें पूछा गया है कि बताइए डीसी अप्लाई करने पर क्या होगा। तो भाई पहली बात तो ये डीसी अप्लाई करेंगे, इंडक्टर हमारे पास व्यवहार करेगा शॉर्ट सर्किट का, किसका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये करेगा ओपन सर्किट की तरह काम, किसकी तरह ओपन सर्किट की तरह काम, किस पर डीसी पर। तो सीधी सी बात है ये शॉर्ट सर्किट ये ओपन सर्किट, सर्किट हमारा कंप्लीट। तो वैल्यू किधर होएगी तो करंट की वैल्यू आएगी सीधे रेसिस्टर में से फिल होगी, करंट ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी और बीच में सिर्फ रेसिस्टेंस किसका होएगा प्रतिरोध का। तो मैं से लिख सकता हूँ करंट कितनी आएगी 20/10, 0 से 0 काट दो कितनी होगी 2 एम्पियर की। कितनी होगी भाई ये 2 एम्पियर की। तो नेक्स्ट सवाल देखिए। तो सवाल देखिए अगला है, सवाल क्या हुआ है कि मेरे पास एक एलसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है एलसी सर्किट है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट बताइए कितनी होगी, किस पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, अनंत हो सकती है, 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो बताइए कौन सी वैल्यू हो सकती है। सवाल यही पूछा गया है कि बताइए आर एल पैरेलल सर्किट है। कौन सा सर्किट है पैरेलल सर्किट है। आर एल क्या सर्किट है पैरेलल सर्किट है। एक सी है और नहीं सी है और एल है। तो बताइए रेजोनेंस कंडीशन पर मैक्सिमम करंट फ्लो होने की कंडीशन या रेजोनेंस कंडीशन पर करंट की क्या वैल्यू हो सकती है। बताइए क्या 0 हो सकती है अनंत हो सकती है। तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए आरएल सर्किट का सबसे बड़ी बात ये होती है आरएल और सीरीज सर्किट में रेसिस्टेंस और उसकी इंडक्टेंस पे उसके पे इफेक्ट देखिए क्या होता है। यदि मैं बात करता हूँ सीरीज सर्किट की, किसकी बात करता हूँ मैं सीरीज सर्किट की, किसकी बात करता हूँ मैं सीरीज सर्किट की, या फिर मैं बात करता हूँ पैरेलल सर्किट की, किसकी बात करता हूँ पैरेलल सर्किट की, किसकी बात करता हूँ मैं पैरेलल सर्किट की। तो सीरीज सर्किट में देखिए क्या होता है जब विदाउट रेजोनेंस मैं लिख सकता हूँ जेड बराबर आर प्लस का रूट में लिखते हैं हम इसको r² प्लस का XL माइनस XC का स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है नेगलेक्ट हो जाती है किस पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। तो ध्यान रखिए अभी तो इसके साथ जुड़े हुए थे अब इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब यह होएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर किस पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैंने मान लिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR है। तो सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जेड इंपीडेंस की वैल्यू क्या होती है जब ये कंपोनेंट हटेंगे। तो इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस की इसमें कंपोनेंट कम हुए तो रूट की वैल्यू भी कम आएगी। तो जब रूट की वैल्यू कम आएगी तो उसका जेड इंपीडेंस भी कम होएगा। तो याद रखना सीरीज सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पर उसके इंपीडेंस में कमी आती है। क्या आती है कमी आती है। लेकिन पैरेलल सर्किट में जब हम लिखते हैं कि जेड बराबर लिखते तो यही है
कितना लिख सकते हैं मैं 1 अपॉन का जेड करके इतना ही मान लीजिए 1 अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का जे एक्सएल माइनस का जे एक्स सी। तो जरा ध्यान से देखिए मैं लिख सकता हूँ एफ आर, क्योंकि सर्किट जो है पैरेलल में किस में लगे होते हैं, पैरेलल में। तो ध्यान रखिए जब पैरेलल में लगे होंगे, जब सर्किट पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनका टोटल इंपेडेंस वो कम होता है, क्योंकि पैरेलल में इंपेडेंस कम होता है। यदि मैं एक कंपोनेंट को हटाऊंगा तो इंपेडेंस बढ़ेगा, दूसरे कंपोनेंट को हटाऊंगा तो भी इंपेडेंस बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि यदि ये मेरे पास दो ही कंपोनेंट हैं और इन दोनों का इंपेडेंस एक दूसरे के विपरीत हो जाए, क्या हो जाए, विपरीत होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अब विपरीत हो जाए और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो क्या होगा, खत्म। करंट भाई करंट का फ्लो क्या होगा उस समय, जीरो। तो करंट का फ्लो उस समय क्या होएगा, जीरो होगा। तो सवाल में यही पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि बताइए करंट का उस समय क्या होगा। एम्पियर हमें बताना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट हमेशा किसकी तरफ को जाएगी, जीरो की तरफ को। क्यों जाएगी यह मैं बता चुका हूँ। यदि ध्यान करिए पैरेलल में है और पैरेलल में क्या होएगा, पैरेलल में रेसिस्टेंस क्या होता है, यदि कंपोनेंटों को हटाते हैं तो पैरेलल में रेसिस्टेंस बढ़ता है। और मेरे पास दो ही रेसिस्टेंस है, यदि मैं दोनों रेसिस्टेंसों को, दोनों कंपोनेंटों को पैरेलल सर्किट में से मान लीजिए नेगलेक्ट कर दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, ये अपने रेजिस्टेंस की इफेक्ट की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब नेगलेक्ट कर देते हैं तो नेगलेक्ट, तो शरीर मेरे पास एकदम ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, सिर्फ रेसिस्टेंस के लिए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये भी कंपोनेंट गायब है, ये भी कंपोनेंट गायब है। तो अनंत प्रतिरोध के लिए रिप्रेजेंटेशन देगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए एलसी सर्किट है तो अनंत प्रतिरोध के लिए किस उसमें कंडीशन बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखना एलसी सर्किट में अनंत प्रतिरोध के लिए भी कंडीशन बनाई जा सकती है, आरएलसी में नहीं बनाई जा सकती, एलसी में बनाई जा सकती है। क्योंकि ये जब दोनों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होने पर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट करने के बाद इसमें प्रतिरोध है नहीं तो रेसिस्टेंस कितना दिखाया जाएगा, अनंत। और अनंत रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। द बेस्ट क्वेश्चन यूथ कंपटीशन का भाई। तो अगला सवाल देखिए, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 145 में ज़्यादा आपको कभी भी डायनामिक इम्पिडेंस पूछा गया है, किसी भी सर्किट का डायनामिक इम्पिडेंस पूछे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायनामिक इम्पिडेंस वो कह रहा है कि डायनामिक इम्पिडेंस का फार्मूला होता है एल अपॉन का सी आर बेस्ट। अब तीनों कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट का इफेक्ट डालते लीजिए जहां से भी जैसे भी जो भी होता। डायनामिक इम्पिडेंस के लिए निकालिए, यदि मेरे पास देखिए एल ज़्यादा है तो डायनामिक इम्पिडेंस ज़्यादा, सी ज़्यादा है तो डायनामिक इम्पिडेंस कम है, और मेरे पास यदि आर ज़्यादा है तो डायनामिक इम्पिडेंस कम है। तो तीनों का इफेक्ट यही होता है, किसी भी सर्किट में कैसे भी पूछे तो डायनामिक इम्पिडेंस का फार्मूला याद रखिए, जेड डी या कुछ भी मान लीजिए, डायनामिक इम्पिडेंस एल अपॉन का सी आर। एल के रेस्पेक्ट में सी और आर की जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोला जाता है, डायनामिक इम्पिडेंस। मैं बोल रहा हूँ एल के रेस्पेक्ट में सी और आर की जो वैल्यू होती है उसी को बोला जाता है डायनामिक इम्पिडेंस। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि बताइए आरएलसी सीरीज सर्किट 146, बेहतरीन सवाल है। तो 146 में पूछा गया है कि बताइए सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में किस कंडीशन पर इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज होने की संभावना हो सकती है। तो भाई जरा एक चीज बताइए, इंपेडेंस रेजोनेंस कंडीशन में या किस कंडीशन में, उसने रेजोनेंस नहीं दिया, उसने पूछा है कि बताइए किस कंडीशन में कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होने की संभावना हो सकती है। तो पहले तो आप ये ध्यान करिए रेजोनेंस कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि पैरेलल, मैंने लगा दिया ये सीरीज, देखिए ये मेरे पास हो गया सीरीज के लिए। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन का, या मान लीजिए मैं कहता हूं इसको एफ नॉट अपॉन का एफ टू माइनस का एफ वन। मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है रेजोनेंस कंडीशन में, जो मेरे पास वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस या इंडक्टर के अक्रॉस, वीसी के अक्रॉस मान लीजिए, एक तो होता है वीसी के अक्रॉस और एक होता है मेरे पास एक वीएल के अक्रॉस। किसके अक्रॉस, वीएल के अक्रॉस। तो कितना लिख सकता हूँ मैं, क्वालिटी फैक्टर और इनटू वी, क्वालिटी फैक्टर और इनटू वी, इसे लिख सकता हूँ मैं क्वालिटी फैक्टर और इनटू वी, क्वालिटी फैक्टर और इनटू वी, ये मेरे पास होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वीसी, वीसी के अक्रॉस वोल्टेज, वीएल के अक्रॉस वोल्टेज,
किसके लिए, वी सी के लिए एक्रॉस वोल्टेज और वी एल के एक्रॉस वोल्टेज, तो दोनों के लिए लिख सकता हूं मैं। अब जरा ध्यान करिए, क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम किस कंडीशन में हो सकता है भाई, ये मेरे पास वो कंडीशन है जिस कंडीशन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज निकल के आता, और वो कंडीशन कौन सी है जिस पर क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा हो सकता, तो वह कंडीशन क्वालिटी फैक्टर की है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन वह है क्योंकि इस समय बैंडविड्थ कम होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और इसी में इन दोनों कंपोनेंटों का नेगलेक्ट इफेक्ट होता है, सिर्फ वोल्टेज अकरिंग होती है, और ये वाला कंपोनेंट एक्टिव रहता है। बाकी ये वोल्टेज को एक्टिव करते हैं अपने दोनों तरफ, अपनी वैल्यू से ज़्यादा, जो मैं अपने अप्लाई करी उससे ज़्यादा वोल्टेज को क्या करते हैं, बना के रखते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन वह है जिस पर क्वालिटी फैक्टर सबसे बेहतरीन होता है, किसका, सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो इसका मतलब है वीसी के अक्रॉस क्वालिटी फैक्टर से गुणा करी गई है, तो वीसी इंटू क्वालिटी फैक्टर और वी, और क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा जब हो सकता है जब सर्किट हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हो। तो यही बताना है कि बताइए क्वालिटी फैक्टर का वीसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि कुछ भी पूछता है यहाँ से, देखिए तो मैं वीसी के लिए निकालूं या वीएल के लिए निकालूं, क्वालिटी फैक्टर का वो रख दीजिए, क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंडविड्थ और इनटू वोल्टेज। अब कुछ भी देख लीजिए, यदि जितना मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही क्या होएगा, वोल्टेज के साथ गुना करूंगा, और वीसी और वीएल की वैल्यू ज्यादा होगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर और इसकी वैल्यू उतनी ही कम आएगी, और वीसी और एलसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है, बेहतर है। अगला सवाल देखिए, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी में है, इसी में पूछा गया है कि केबल का तार है ऊर्ध्वाधर रूप से वहन कर रहा है करंट को, किसको, करंट फॉलोइंग है, तो हमें वैल्यू बतानी है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बी की बतानी है, फ्लक्स डेंसिटी की, किसकी बतानी है, फ्लक्स डेंसिटी की बतानी है। तो देखिए सवाल दिया हुआ है, या जब कभी भी ऐसे वायर हो और उसमें करंट फ्लो हो रही हो, कोई भी आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बतानी हो, तो फ्लक्स डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है माइक्रो नॉट और इंटू आई आर अपॉन का 2 पाई, कितना होता है 1 अपॉन का 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर, लिख लीजिए क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी, दूरी कितनी है 2 पाई आर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। लेकिन सवाल देखिए, सवाल क्या दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर केबल है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू दी हुई है 1 एम्पियर की, और उसमें उत्तर की ओर 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। सवाल देखिए और आगे क्या दिया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण बताना कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं, माइक्रो नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस का 7, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई, और इंटू आर की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 2, तो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इंटू 10 देखिए ऊपर कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको 0.2 लिख लीजिए, और इंटू ऊपर जाएगा तो 10 टू की पावर माइनस का 5 कर सकता हूँ मैं इसको, या फिर मैं 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 भी कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइक्रो वेबर, 2 माइक्रो वेबर, इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स भुजा है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आगे देखिए 2 माइक्रो वेबर पर ये ना फ्लक्स डेंसिटी, बी को किससे दिखाते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को। चलिए अगला सवाल देखिए,